हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में कि कब से पहली कंप्यूटिंग डिवाइस स्टार्ट हुई और उसके बाद में कब उसकी जो जनरेशन्स थी, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए कंप्यूटर्स के अंदर, उनके अलग अलग जनरेशन्स को उनमें डिवाइड किया गया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटिंग डिवाइस थी वो थी अबैकस। ये जो थी अबैकस, ये फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी। इसे 2000 से 300 BC में इन्वेंट किया गया था। इट इज़ द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस हेल्प इन कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स होती थी जैसे प्लस माइनस, उनको सॉल्व करने के लिए एबैकस का यूज़ किया जाता था। वो मेनली एक रॉड सी होती थी और उसके ऊपर बीड्स होते थे, और उनकी हेल्प्स के ऊपर, जो इन रॉड्स के ऊपर बीड्स होते थे, इनकी हेल्प से कैलकुलेशंस की जाती थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी वो थी पास्कल्स कैलकुलेटर। अब जो पास्कल्स कैलकुलेटर था वो 1645 में इन्वेंट हुआ था, जो कि ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पास्कल्स कैलकुलेटर रखा गया। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कि एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए इसका नाम एडिंग मशीन रखा गया था। इसके बाद में चार्ल्स बैबेज जो थे, जिनको आप जानते हैं, सबके फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने, इसलिए इन्हें कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कंप्यूटर का, एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस बनाने का जो कि सब तरीके के कैलकुलेशंस कर सके। जो बेसिकली कंप्यूटर करता है काम, उसका आइडिया चार्ल्स बैबेज ने दिया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो है वो है एडा लवलेस। जो एडा लवलेस थी वो फर्स्ट प्रोग्रामर थी। उन्होंने पहला प्रोग्राम का जो एल्गोरिदम होता है वो क्रिएट किया था। एल्गोरिदम क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके सेट को एल्गोरिदम बोला जाता है। तो वो सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट किया था, और एल्गोरिदम से ही प्रोग्राम बनता है, तो इसलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज जो थे, उन्होंने दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन्वेंट की थी। एक थी डिफरेंस इंजन और एक थी एनालिटिकल इंजन। जो डिफरेंस इंजन था, ये जो था मेनली पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए था, और जो एनालिटिकल फंक्शंस था, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जो पावर में होते हैं, जिनके जैसे 2 to the power n, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। और एनालिटिकल इंजन जो था वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया था, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की होती हैं, किसी भी तरीके के फॉर्मूले की। तो जो डिफरेंस इंजन था वो 1820 में इन्वेंट हुआ, और एनालिटिकल इंजन 1837 में इन्वेंट हुआ। लेकिन ये जो दोनों ही मशीन्स थी, ये पूरी तरीके से यूज़ नहीं की जा सकी क्योंकि इनका पूरा डेवलपमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि फंड्स की कमी थी। तो वो अच्छे से इसे डेवलप नहीं कर पाए, और फिर वो ज़्यादा टाइम तक चली नहीं और उन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन 1910 में चार्ल्स बैबेज के बेटे हेनरी बैबेज ने, जो कि चार्ल्स बैबेज के बेटे थे, उन्होंने डिफरेंस इंजन को और ज़्यादा थोड़ा डेवलप किया। तो ये मेन बेसिक टर्म्स थी जो आपको थोड़ी याद रखनी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसकी जनरेशन्स के बारे में। जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, वो मानी जाती है 1942 से 1955 तक। इसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते थे, और वो हाईली इलेक्ट्रॉनिक होते थे, मतलब वो लाइट बहुत ज़्यादा लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा तो होता था उनके अंदर। सेकंड जो ये यूज़ करते थे अपने अंदर स्टोरेज वगैरह के लिए मटेरियल, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स पर डिपेंड करते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स किस पर काम करती हैं? वैक्यूम ट्यूब्स कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग वैक्यूम इन सील्ड कंटेनर। एक सील्ड कंटेनर के अंदर वैक्यूम को यूज़ कर फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करती हैं, उस पर वैक्यूम ट्यूब्स इस कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। इसके अंदर जो स्टोरेज थी उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, अप्रॉक्सीमेटली 30 टन्स वेट होता था इनका। एक्यूरेसी कम होती थी, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे।
इनको पूरे पूरे रूम्स के अंदर रखना पड़ता था। इतने बड़े साइज़ के होते थे, बड़े बड़े रूम्स के अंदर इन्हें रखा जाता था। बहुत एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि इतने बड़े होते थे तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते थे और इन्हें कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं किया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेते थे और बहुत ज़्यादा हीट एमिट करते थे। इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती थी 0 और 1 के फॉर्म में। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनाए जाते थे, इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते थे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके एग्जाम्पल हैं एनीवैक, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सेकंड जो था वो था IBM 650, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701 और यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि 1951 में इन्वेंट हुआ। तो ये मेन चीज़ें थी। इसमें आपको मेनली ये याद रखना है कि इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था और सेकंड इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। ये मेन पॉइंट है। अब हम देखते हैं सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन है वो 1955 से 1964 तक मानी जाती है। इसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनकी जगह पर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाने लगे थे। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका साइज़ वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए जो साइज़ था इन कंप्यूटर्स का वो स्मॉल हो गया था। स्टोरेज मीडियम जो यूज़ किया जाता था वो मैग्नेटिक कोर यूज़ किया जाता था। ट्रांजिस्टर्स आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके के होते थे, तो ये बहुत ही कम स्पेस यूज़ करते थे। अब ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले फास्ट थे, एफिशिएंट थे और रिलायबल भी थे। अभी भी कॉस्टली थे, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं यूज़ होते थे। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट जनरेशन से कम यूज़ करते थे। अभी भी हीट ज़्यादा एमिट करते थे और जो इसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। तो मेन आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा था वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर, और असेंबली लैंग्वेज जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो थी। और जनरेशन का जो टाइम है वो आपको ज़रूर रेंज याद रखनी पड़ेगी। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका एग्जांपल है IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC यूनिवैक 1108। अब हम देखते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या था। जो थर्ड जनरेशन है वो 1965 से 1974 तक मानी जाती है। अब इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे सेकंड जनरेशन के अंदर, उसकी जगह ICs का यूज़ होने लगा था, जो कि होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें एक छोटे से चिप के ऊपर सब सर्किट्स को लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं IC कैसे होते हैं। तो साइज़ जो था वो स्मॉल हो गया था और ये चीपर भी हो गए थे। स्पीड इंक्रीज़ हो गई थी, स्टोरेज भी ज़्यादा अवेलेबल कराने लगे थे। मेंटेनेंस भी कम हो गई थी क्योंकि साइज़ छोटा था, तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी कम हो गई थी। कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे थे, पर हीट अभी भी बहुत ज़्यादा एमिट करते थे, इसलिए AC की ज़रूरत पड़ती थी इनको रखने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था उनका। जो इनके यूजेस हैं वो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स में होते हैं और क्रेडिट कार्ड बिलिंग वगैरह में होते हैं। इस जनरेशन के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं IBM सिस्टम 360, NCR 395, हनीवेल 6000। तो इसमें जो आपको मेनली याद रखना है वो ये है कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था। और थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी वो थी एल्गो, कोबोल, जावा, फोर्ट्रैन, पास्कल, ये सब लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन में यूज़ हो रही थी। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1971 से 1980 तक मानी जाती है। इसमें जो कंप्यूटर्स थे वो और ज़्यादा चीप हो गए थे, पोर्टेबल और रिलायबल भी ज़्यादा हो गए थे, और ज़्यादा स्मॉल साइज़ के हो गए थे, क्योंकि जो इनमें ICs यूज़ हो रहे थे थर्ड जनरेशन में उसकी जगह माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करे जाने लगे थे, जिसमें कि और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्पेस में सारे
चिप्स वगैरह को इंटीग्रेट कर दिया जाता था। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कितने छोटे साइज़ के होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होने लगा था और इसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी थी, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत छोटी जगह पर बहुत सारे चिप्स को इंटीग्रेट एक जगह करके यूज़ किया जाता था। इसे बोलते हैं VLSI टेक्नोलॉजी। ये और भी कम हीट एमिट करते थे, इसलिए इनको लिए AC की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है वो इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। कंप्यूटर्स जो थे वो इजीली अवेलेबल होने लगे। पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई इस जनरेशन के अंदर। और इस जनरेशन में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो थी C, फॉक्स प्रो, C++, DBase, ये सारी लैंग्वेजेस, SQL, ये सब यूज़ होने लगी 4th जनरेशन के अंदर। और जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनका एग्जांपल है DEC-10, स्टार 1000, PDP-11, Cray 1, ये SC मैंने लिखा है, इसका मतलब है सुपर कंप्यूटर। और ये Cray XMP-SC, ये भी सुपर कंप्यूटर ही है। तो आई होप आपको ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स भी समझ में आए होंगे। अब हम आगे देखते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे। 5th जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की वो 1980 से एट प्रेजेंट मानी जाती है। जो अभी चल रहे हैं वो 5th जनरेशन ही मानी जाती है। और इस जनरेशन के अंदर AI टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली क्या होता है कि जिस तरह से हम ह्यूमंस की इंटेलिजेंस होती है, हम खुद से सोच सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, वो कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। तो उन्हें आर्टिफिशियली इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वो भी इंसानों की तरह इंटेलिजेंटली बिहेव करने लगे। जैसे आपने देखा होगा रोबोट्स वगैरह के बारे में, जैसे इंग्लिश फिल्म्स वगैरह में दिखाया जाता है, वो खुद डिसीजंस लेना और सब कुछ करना, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आता है। जैसे आजकल वॉशिंग मशीन्स वगैरह, फ्रिज वगैरह आने लगे हैं जिसमें कि बाहर के मौसम के हिसाब से वो अपने आप को अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन्स कपड़ों के वेट के हिसाब से अपने आप को पानी कितना डालना है, क्या करना है, ये सब एडजस्टमेंट करती हैं। तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो इनका यूज़ 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में होने लगा। ये सब मशीन्स एक तरीके के कंप्यूटर ही होते हैं। और जो टेक्नोलॉजी 4th जनरेशन में हो रही थी यूज़, वो थी VLSI। और यहाँ पे ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्पेस पे चिप्स वगैरह को इंटीग्रेट किया जाने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डेवलप हुई, जिससे कि जो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग हुई। पैरेलल प्रोसेसिंग जो स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से एक प्रोसेसेस को पैरेलली एक साथ चलाया जा सकता है, उसमें एडवांसमेंट हुई। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई। पावरफुल और कम्पैक्ट कंप्यूटर्स चीपर रेट्स पे अवेलेबल होने लग गए। जो रेट्स हैं वो उतने ज़्यादा हाई नहीं रहे जितने पहले थे। अब कम रेट पर भी हमें कंप्यूटर्स, टैबलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो रेट थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन चीज़ें उतनी ही ज़्यादा पावरफुल मिलने लगी। जैसे कि जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के ही एग्जांपल्स हैं। और ये इजीली अवेलेबल रहते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, घर वगैरह में यूज़ के लिए हम सब यूज़ करते हैं, ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं ये सब कंप्यूटर्स। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में आते हैं ये। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स समझ में आया होगा। आप लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जिसमें आगे कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेजेस की जनरेशन है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।